Cooperative society. A cooperative society is formed when individuals voluntarily come together to protect and promote their common interests. Just a minute, hold on. तो कोऑपरेटिव सोसाइटी कैसे बनती है? जब अलग अलग लोग अपनी मर्ज़ी से वॉलंटरली यानी अपनी मर्ज़ी से साथ में आते हैं, बिकॉज ऑल दिस पीपल हैव सम कॉमन इंटरेस्ट्स। ये अपने इंटरेस्ट को बढ़ाने के लिए, अपने इंटरेस्ट्स को प्रमोट करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए वो साथ में आते हैं। इट इज़ मैनेज्ड बाय एन इलेक्टेड बॉडी नोन एज द मैनेजिंग कमेटी। कोऑपरेटिव सोसाइटी का कोई बॉस नहीं होता है। यू हैव द हाईएस्ट अथॉरिटी बाय द टर्म मैनेजिंग कम्युनिटी। ओके, इट इज़ इलेक्टेड बॉडी। तो जितने भी मेंबर होंगे कोऑपरेटिव सोसाइटी के, वही लोग इलेक्ट करते हैं ये मैनेजिंग कमेटी के मेंबर्स को। इलेक्शंस इन कोऑपरेटिव सोसाइटी आर बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ वन मेंबर वन वोट। ठीक है, आपके पास उसमें भले ही कितना शेयर हो, लेकिन एवरी मेंबर ओनली हैज़ वन वोट। फीचर्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी: इट हैज़ अ सेपरेट लीगल एंटिटी और एंटिटी, democratic form of organization, membership is on voluntary basis, liability of member is limited, and serve social values and welfare. Let us see that one by one. As registration of cooperative society is compulsory under the Cooperative Societies Act 1912, it has a separate legal entity. ठीक है, पार्टनरशिप फॉर्म को रजिस्टर कराओ नहीं कराओ चलेगा, सोल प्रोप्राइटर को करो ना करो चलेगा, बट व्हेन इट कम्स टू कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ दे मस्ट बी रजिस्टर्ड अंडर द कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट ऑफ 1912 एंड थस इट बिकम्स अ सेपरेट लीगल आइडेंटिटी। मतलब वो अपने आप में अब एक अलग चीज़ है। ठीक है, उसके एंटिटीज़ के मेंबर्स से अलग होती है। इसके फॉलोइंग इम्प्लीकेशन या रिजल्ट्स होते हैं। पहला, it can hold property in its own name and enter into contracts. Remember, it becomes an artificial person. Okay, यानी अब कोऑपरेटिव सोसाइटी खुद थ्रू इट्स मेंबर्स अग्रीमेंट्स को साइन कर सकती है, प्रॉपर्टीज ले सकते हैं। ठीक है। सेकेंडली, इट कैन सू अदर्स एंड कैन बी सूड बाय अदर्स। उसके ऊपर कोई केस कर सकता है और वो भी किसी पे भी केस कर सकते हैं ऑन बिहाफ ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। ठीक है। सेकेंडली, अ कोऑपरेटिव सोसाइटी इज़ अ डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। क्यों ऐसा? हमने आगे भी देखा, एज इट इज़ मैनेज्ड एंड कंट्रोल्ड बाय अ मैनेजिंग कमिटी दैट इज़ इलेक्टेड बाय द मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी ऑन द प्रिंसिपल ऑफ वन मेंबर वन वोट। ठीक है, एवरी मेंबर विल हैव वन वोट। चुनाव के द्वारा ही मैनेजिंग कमेटी को इलेक्ट किया जाता है एंड दस इट बिकम्स अ डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। Thirdly, the membership is on voluntary basis and is not affected by caste, gender or religious consideration. जो व्यक्ति चाहे उसका मेंबर बन सकता है, अगर उसको मेंबर नहीं है वो हट भी सकता है। यहाँ पे किसी भी प्रकार का कास्ट, जेंडर या रिलीजन का रोल प्ले किया जाता नहीं है। The degree of liability of a member is limited to the extent of the amount of capital contributed by him or her. अब लायबिलिटी जो होगी, हमने देखा है लायबिलिटी क्या होता है। ठीक है, तो हर मेंबर की जो लायबिलिटी है वो लिमिटेड है और वहाँ तक ही लिमिटेड होगी कि जितना उसने कैपिटल कंट्रीब्यूट किया है। से इफ अ पर्सन हैज कंट्रीब्यूटेड कैपिटल ऑफ ₹2000, उसकी लायबिलिटी कितनी हो गई? ओनली ₹2000, नथिंग मोर। ओके, so even if there is a loss and debts are to be cleared, this particular person will only pay ₹2000. He will not pay anything extra. Fifth, cooperative societies are basically established to promote the common interest of members and serve social values and welfare. cooperative societies जो है इनको बेसिकली एस्टैब्लिश इसलिए किया जाता है ताकि जो मेंबर्स हैं उनके जो कॉमन इंटरेस्ट उनको प्रमोट किया जा सके, प्रोटेक्ट किया जा सके। ठीक है, और यहाँ पर मेन मकसद होता है सर्व सोशल वैल्यूज़ एंड वेलफेयर, यानी समाज की सेवा करना और उस ग्रुप के लोगों का वेलफेयर देना। लेट अस सी द मेरिट्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। द फॉर्मेशन ऑफ अ कोऑपरेटिव सोसाइटी इज़ अ सिंपल प्रोसीजर एज इट रिक्वायर्स द इंडक्शन ऑफ ओनली 10 एडल्ट मेंबर्स। द रजिस्ट्रेशन प्रोसीजर इज ऑल्सो क्वाइट सिंपल। अगर आपको कोऑपरेटिव सोसाइटी खड़ा करना है
तो सिर्फ और सिर्फ 10 एडल्ट मेंबर चाहिए और अबाउट द एज ऑफ 18. दोज 10 मेंबर्स कैन टुगेदर फॉर्म द कोऑपरेटिव सोसाइटी. और उसका प्रोसीजर भी काफ़ी सिंपल है. सेकेंडली, अ कोऑपरेटिव सोसाइटी enjoys continued existence and remains unaffected by the death, insolvency or insanity of its members. कोऑपरेटिव सोसाइटी लगातार चलती रहती है और उस पर किसी भी प्रकार का असर नहीं होता है, भले ही उसका मेंबर मर गया हो, दिवालिया हो गया हो या पागल हो गया हो. दिस इज़ बिकॉज इट enjoys the status of a separate legal entity that is considered distinct from its members. अगर मेंबर चला गया कोई बात नहीं, न्यू मेंबर कैन कम इन because the cooperative society once registered has its own separate legal identity. Third, it serves the value of equality through its policy of one member one vote. आपके पास भले आपने इसमें 500 रुपये इन्वेस्ट किए हो, 5 लाख रुपये इन्वेस्ट किए हो या 5 करोड़ इन्वेस्ट किए हो, यहाँ पे इक्वलिटी कैसे मेंटेन की जाती है? थ्रू वन मेंबर वन वोट रिगार्डलेस ऑफ द शेयर कैपिटल कंट्रीब्यूटेड बाय द इंडिविजुअल मेंबर. फोर्थ, members have limited liability to the extent of capital contributed by them. मेंबर्स की जो लाइबिलिटी है वो लिमिटेड है और किस हद तक लिमिटेड है? जितना उन्होंने कैपिटल कंट्रीब्यूट किया है वहाँ तक. फिफ्थ, एज अ कोऑपरेटिव सोसाइटी इज एस्टैब्लिश्ड फॉर सोशल वेलफेयर एंड exemplifies डेमोक्रेसी. इट enjoys गवर्नमेंट सपोर्ट इन द फॉर्म ऑफ लो टैक्सेस एंड इंटरेस्ट रेट्स, सब्सिडीज एक्सेट्रा. अब कोऑपरेटिव सोसाइटी को शुरू करने का मेन एम जो होता है वो है सोशल वेलफेयर, ठीक है. एंड इट ऑल्सो एग्जेम्प्लीफाइज डेमोक्रेसी, यानी इट ऑल्सो ग्लोरीफाइज डेमोक्रेसी. उसको वो स्ट्रॉन्ग करता है डेमोक्रेसी को. इसकी वजह से उसे गवर्नमेंट का सपोर्ट हमेशा रहता है. और वो सपोर्ट किस रूप में रहेगा? कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैव टू पे लो टैक्स, लो इंटरेस्ट रेट्स एंड इवन दे आर ग्रांटेड सब्सिडीज और डिस्काउंट्स. सिक्स्थ, एज द सर्विसेज ऑफर्ड बाय अ कोऑपरेटिव सोसाइटी eliminate the need for middlemen, they help the members reduce the cost of the business operation. अब कोऑपरेटिव सोसाइटी की सर्विस ऐसी होती है कि वो डायरेक्टली भी मेंबर से डील करती है. इसी कारण से किसी भी प्रकार के मिडलमैन या ब्रोकर की ज़रूरत वहाँ पर नहीं पड़ती है और इसकी वजह से जो बिजनेस ऑपरेशन का कॉस्ट है वो घट जाता है. लिमिटेशंस ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी. अ कोऑपरेटिव सोसाइटी is subject to the rules and regulations as imposed by the cooperative departments of the state government concerned. इसका पहला सेटबैक क्या है कि they have to follow and they have to work as per the rules and regulations formed by the cooperative departments of the state governments. Secondly, as the management of a cooperative society generally comprises part-time or inexperienced people, it lacks efficiency in management. When it comes to managing the society, it becomes difficult. The reason being कि जो मेंबर्स वहाँ पर है और जो कमिटी में मेंबर बनेंगे मैनेजिंग कमिटी में, दे आर ऑल इनएक्सपीरियंस पीपल एंड दे आर ऑल फॉर पार्ट टाइम. वो 24 घंटे वहाँ नहीं रहते, ठीक है. इसकी वजह से क्या होता है, ड्यू टू देयर इनएक्सपीरियंस एंड नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ टाइम, एफिशिएंसी उस पर अफेक्ट करेगा. थर्ड, द टोटल रिसोर्सेज आर लिमिटेड टू द एक्सटेंट ऑफ द कैपिटल कंट्रीब्यूशन बाय इट्स मेंबर्स. रिसोर्सेज है वो लिमिटेड है और कहाँ तक लिमिटेड है कि मेंबर्स ने कितना कंट्रीब्यूट किया है वहाँ तक. फोर्थ, इन व्यू ऑफ द ओपन डिस्कशन एंड मीटिंग, अ कोऑपरेटिव सोसाइटी लैक्स सीक्रेसी इन ऑपरेशन. अब कोऑपरेटिव सोसाइटी की सारी मीटिंग्स जो होती हैं वो जनरल होती हैं, डिस्कशन सारा ओपन में होता है. इसी वजह से ऑपरेशंस में या काम करने के दौरान किसी भी प्रकार की सीक्रेसी मेंटेन नहीं की जाती, कोई भी बात राज नहीं रखा जाता. एंड बिकॉज ऑफ डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन, कॉन्फ्लिक्ट्स अमंग द मेंबर्स में अराइज. और इसकी वजह क्या होती है कि अगर ओपिनियन में फ़र्क हुआ तो मेंबर्स का जो आपस में अगर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रहा तो कॉन्फ्लिक्ट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं. नाउ लेट अस लुक एट द टाइप्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़. बेसिकली देयर आर 6 टाइप्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़. द प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव सोसाइटी, मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी, फार्मर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी, क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी, cooperative housing society and consumer cooperative society. Let us see. The first one, consumer cooperative society. ये क्यों बनाई जाती है? To provide goods at reasonable prices to the member consumers.
जो कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं उनको बनाया क्यों जाता है, ताकि जितने भी मेंबर्स हैं उस सोसाइटी के, कोऑपरेटिव सोसाइटी के, उनको सस्ते दामों पे और अच्छी क्वालिटी के गुड्स प्रोवाइड किए जा सके। सेकंड, प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। अब ये कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ खास करके प्रोड्यूसर्स की होती है, जितने भी मैन्युफैक्चरर्स होंगे उनका आपस में एक ग्रुप होता है, टू प्रोक्योर रॉ मटेरियल एंड अदर इनपुट्स एट लो कॉस्ट एंड सप्लाई देम टू स्मॉल प्रोड्यूसर्स। ये प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव सोसाइटी का रोल क्या होगा, ये रॉ मटेरियल प्रोक्योर करेंगे, खरीदेंगे, और जो इनपुट्स है मशीनरी सब ये भी खरीदेंगे, और कम दाम पे स्मॉल प्रोड्यूसर्स को वो सप्लाई करते हैं ताकि वो अपना प्रोडक्शन कर सकें। थर्ड, मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, टू पुल द आउटपुट ऑफ ईच मेंबर एंड परफॉर्म सर्टेन मार्केटिंग फंक्शंस फॉर देम सच एज ट्रांसपोर्टेशन, लेबलिंग, पैकेजिंग एंड वेयरहाउसिंग। अब याद रखें कि जितने भी स्मॉल प्रोड्यूसर्स होते हैं उनके पास मार्केटिंग की फैसिलिटी, लेबलिंग की फैसिलिटी, ट्रांसपोर्टेशन, पैकेजिंग, वेयरहाउसिंग शायद ना हो, इनमें से शायद कुछ हो कुछ ना हो। इसकी वजह से क्या करते हैं, तो जितने भी ऐसे लोग होंगे वो अपना ग्रुप बनाते हैं नोन एज दी मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, और ये उन प्रोड्यूसर्स के बिहाफ पर चीज़ों को मार्केट करेंगे, ट्रांसपोर्टेशन अवेलेबल करवाएंगे, वेयर हाउस की सुविधा देंगे, पैकेजिंग में हेल्प करेंगे, ठीक है, ताकि हर मेंबर का जो आउटपुट जो प्रोड्यूस हुआ था उसको आसानी से हम मार्केट तक पहुंचाया जा सके। देन यू हैव फार्मर्स कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, टू पूल द रिसोर्सेज ऑफ स्मॉल फार्मर्स so as to enable them to reap the benefits of large scale operations and ensure the availability of better and advanced inputs at low rates to them। जो फार्मर्स कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ है ये क्या करते हैं कि जितने भी छोटे छोटे फार्मर्स हैं उनकी रिसोर्स को इकट्ठा करते हैं ताकि सब साथ में मिलके बड़े ऑपरेशंस को अंजाम दे सकें, और इससे क्या होगा कि इन्हें अच्छे और एडवांस इनपुट्स मिलेंगे कम दामों पे। जैसे फर्टिलाइज़र हो गया, मशीनरी हो गया, तो सारे फार्मर्स मिलके एक मशीन खरीदते हैं ताकि सबको उसमें काम हो जाए और किसी एक पे बर्डन ना पड़े। देन यू हैव क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, टू एंश्योर the availability of credit to the members at reasonable interest rates and on reasonable terms। क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है दे फंक्शन सिमिलर टू अ बैंक। इनका काम है लोगों को लोन देना रीजनेबल इंटरेस्ट रेट पे और रीजनेबल टर्म्स पे। और आखिर में कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज़, हमने बहुत सी सोसाइटी के बारे देखा होगा ना, जैसे गोकुलधाम कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी, तो जहाँ पर भी किसी भी रहने की जगह पे कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी वर्ड लिखा जाता है उसका मतलब क्या होता है, टू एंश्योर द प्रोविजन ऑफ रेजिडेंशियल अकोमोडेशन टू मेंबर्स एट रीजनेबल रेट्स। क्योंकि ऐसी सोसाइटीज़ में आपको घर जो है थोड़ा रीजनेबल रेट पे आपको अवेलेबल करवाया जाता है। ऑलराइट, नाउ गोइंग टू द नेक्स्ट पार्ट, द जॉइंट स्टॉक कंपनी। अ जॉइंट स्टॉक कंपनी is a form of business organization wherein a group of person form an association in order to perform business activities together। जॉइंट स्टॉक कंपनी क्या है, एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का फॉर्म है कि जहाँ पे अब ग्रुप ऑफ पीपल एक एसोसिएशन बनाते हैं और वो साथ में मिलकर कोई बिजनेस एक्टिविटी को करते हैं। इट इज़ कंसिडर्ड टू बी द मोस्ट सुपीरियर फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, चाहे वो सोल प्रोप्राइटर हो, पार्टनरशिप हो, कोऑपरेटिव हो, इन सबसे ऊपर जो आता है वो है जॉइंट स्टॉक कंपनी। इट इज़ द मोस्ट सुपीरियर फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। लेट अस सी द फीचर्स ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी। फर्स्टली, अ जॉइंट स्टॉक कंपनी इज़ एन आर्टिफिशियल पर्सन, मतलब जैसा एक लिविंग पर्सन होता है उसी प्रकार से एक कंपनी जो है वो एक आर्टिफिशियल पर्सन होगी। सेकेंडली, इट हैज़ सेपरेट लीगल आइडेंटिटी, जो उसके ओनर्स हैं उनका आइडेंटिटी और कंपनी का आइडेंटिटी अलग अलग होगा। कंपनी उसके नाम से जानी जाएगी, रिलायंस है, टाटा ग्रुप है, दे आर ऑल बाय द नेम ऑफ देयर ओन नेम्स। थर्डली, फॉर्मेशन रिक्वायर्स लीगल फॉर्मेलिटीज़, अगर आपको कंपनी खड़ा करना है तो यू विल हैव टू फिल अप सर्टेन लीगल डॉक्यूमेंट्स। फोर्थ, इट एंजॉयज परपेचुअल सक्सेशन, यानी बंद होने वाली नहीं है, एक गया तो दूसरा। इट इज़ मैनेजमेंट इज़ अंडर द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, जैसे कोऑपरेटिव सोसाइटी में था मैनेजिंग कमेटी, उसी प्रकार से एक कंपनी के अंदर द मैनेजमेंट इज अंडर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स।
इसकी जो लाइबिलिटी है ओनर्स की वो लिमिटेड है, ओनली अप टू द शेयर्स दे हैव परचेज्ड। देन यूज़ ऑफ कॉमन सील, कंपनी के हर डॉक्यूमेंट पे एक कॉमन सील का इस्तेमाल किया जाता है। एंड रिस्क आर शेयर्ड जॉइंटली, विल सी देम वन बाय वन। A joint stock company is regarded as an artificial person. Unlike human beings, a company cannot sign its documents, cannot negotiate with its customers, cannot conduct breath or talk. But like human beings, a company has a life of its own that is truly independent of the lives of its members. कंपनी को आर्टिफिशियल पर्सन इसलिए कहा गया है कि इसका ये मतलब नहीं कि कंपनी खुद जाके साइन करे। कंपनी एक बिल्डिंग है, एक स्ट्रक्चर है, एक ऑर्गेनाइजेशन है, कोई पर्सन है नहीं कि वो खुद नेगोशिएट करेंगे या कस्टमर्स इकट्ठा करेंगे, बात करेंगे। इट इज़ ऑल डन थ्रू द हेल्प ऑफ इट्स मेंबर्स। लेकिन लाइक ह्यूमन बींग्स, अ कंपनी हैज़ अ लाइफ ऑफ इट्स ओन, जो कि उसके मेंबर से इंडिपेंडेंट होता है। सेकेंडली, इट इज़ कंसिडर्ड टू बी अ सेपरेट लीगल एंटिटी distinct from its members and can therefore carry out business in its own name and own assets in its own name. सेपरेट लीगल एंटिटी होने का ये मतलब है कि उसके एंटिटी उसके मेंबर्स से अलग है और therefore जितने भी ट्रांजैक्शंस होंगे बिजनेस के अंदर होंगे, जितनी भी एसेट्स परचेज की जाएंगी वो कंपनी के नाम से ही परचेज की जाएंगी, किसी व्यक्ति के नाम से परचेज नहीं की जाएंगी। थर्डली, the formation of a joint stock company requires fulfillment of certain legal formalities that are mandatory under the Companies Act of 1956, which has been upgraded to Companies Act 2013. Okay, there are two Companies Act, one is 1956, the old one, Companies Act 2013 is the new one. Okay, so while starting a joint stock company, there are certain legal formalities which are mandatory, which has to be completed under the Indian Companies Act of 1956 and now 2013. Fourth, a joint stock company enjoys perpetual succession as is not affected by such institutions as death, retirement or insolvency of any member of the company. अगर किसी कारण से कंपनी का कोई भी सदस्य एक्सपायर हो जाए, इंसॉल्वेंट हो जाए, रिटायर हो जाए, उस केस में इट विल जस्ट कीप ऑन मूविंग, कंपनी विल नॉट गेट डिसॉल्व। फिफ्थ, the management and control are under the elected board of directors and ownership lies in the hands of shareholders. जो कंपनी का जो मैनेजमेंट होगा, it is under the board of directors. Remember, they are all elected and the ownership of the company lies in the hands of shareholders. We'll come to this in detail. But shareholders, जितने भी shareholders होंगे उनके अंदर से 10-12 लोग चुन के निकलते हैं। This 12 to 12 people form the board of directors. They manage the day-to-day activity of the company and they look after the assets and act its trustees. Okay, they are supposed to take care of the shareholders, the board of directors. Sixth, the liability of owners or shareholders is limited to the amount of capital invested by them in the business. जितने भी शेयर होल्डर होंगे उन्होंने कंपनी के जितने शेयर खरीदे हैं उतनी ही उनकी लायबिलिटी है, उससे ज़्यादा की उनकी लायबिलिटी नहीं है। सेवेंथ, द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स यूज द कॉमन सील ऑन ऑल इंपॉर्टेंट ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स टू वैलिडेट देम। कौन सा डॉक्यूमेंट सही, कौन सा गलत, कौन सा ओरिजिनल, कौन सा डुप्लीकेट, ये पता कैसे चलेगा? बाय लुकिंग एट द कॉमन सील। जो राउंड सील होते हैं ना, आपकी स्कूल का राउंड सील होता है, उसी प्रकार से कंपनी के भी कॉमन सील होते हैं। दैट इज़ द ऑफिशियल सिग्नेचर ऑफ द कंपनी। एट्थ, just as the profits are shared in the form of dividend, the risk are also shared jointly by the shareholders. अब आपको ये समझने वाली चीज़ है, सबसे पहले कि शेयर होल्डर होता कौन है? शेयर होल्डर वो व्यक्ति है जो कंपनी के हिस्से को परचेज करता है। इसकी शुरुआत कैसे होती है कि जैसे कंपनी को, मान लो कंपनी शुरू हुई, अब कंपनी को पैसे की ज़रूरत है बिजनेस रन करने के लिए, तो कंपनी ने क्या किया? उन्होंने बोला कि भाई हमें 5 लाख रुपए की ज़रूरत है। They went to the stock market, they listed themselves और उन्होंने से 5,000 शेयर इशू करवाए कंपनी। Now remember, they want to collect 5 lakhs of rupees. So consider 5,000 shares have been issued. यानी उन्होंने 5 लाख रुपए को 5,000 भाग में बांट दिया। Every part is known as a share. So what will be the value of one share? It will be 100 rupees. Okay, so 500 into 100 gives you how much? 5,000 into 100 will give you how much?
5 lakhs. So now people like us, we buy those shares at that price, and once the company issues us those shares, we become the shareholder. अब शेयर होल्डर इतने सारे होते हैं, 5000 शेयर होल्डर्स हैं मान लो, उस केस में क्या किया जाएगा? क्या हर रोज़ 5000 लोग जाएंगे वहाँ पे ऑफिस में? नहीं जा सकते। तो वो क्या करते हैं, वो ये करेंगे कि उन 5000 शेयर होल्डर में से 10-12 लोगों को वो इलेक्ट करेंगे जो उनको रिप्रेजेंट करते हैं, एंड दोज 10 to 12 people are known as directors. Directors are all elected, okay, for a specific term, and these 10 to 12 people together form the board of director, the highest decision making body in any company. Okay, now अगर मैंने पैसा इन्वेस्ट किया था कंपनी में, सेम आई बॉट 20 शेयर्स एट ₹100 per share, तो हाउ मच आई हैव इन्वेस्टेड? 2000 rupees for 20 shares. तो मैंने क्या, अब मुझे इसका फ़ायदा क्या हो रहा है? तो कंपनी मुझे प्रॉफिट के रूप में क्या देती है? डिविडेंड देती है। डिविडेंड क्या है कि कंपनी ने साल भर में जितना प्रॉफिट किया, उस प्रॉफिट में से जो हिस्सा मुझे मिलेगा, दैट इज नोन एज डिविडेंड. सो आर वी क्लियर विथ शेयर होल्डर, डायरेक्टर्स एंड डिविडेंड? Let us see the merits of joint stock company. The liability of the shareholder is limited to the amount paid by them for the shares purchased. Shareholder की जो liability वो कैसी है? Limited है, और कहाँ तक limited है? कि जितने के उसने शेयर परचेज किए हो उतनी. Secondly, a joint stock company enjoys perpetual existence, उसका खुद का existence है, and is not affected or does not face closure or close down by itself even if all the members pass on. मान लो कंपनी के अंदर 100 शेयर होल्डर थे, 100 मर गए, 100 के 100 मर गए, लेकिन फिर भी कंपनी बंद नहीं होगी क्योंकि और 100 आ जाएंगे. थर्डली, द कैपिटल कैन इजीली बी एक्सपैंडेड बाई इशूइंग फ्रेश और न्यू शेयर्स. अब तक आपको 5 लाख की जरूरत थी, आपने उतने शेयर इशू किए, आपको लगा नहीं मुझे और 2 लाख की ज़रूरत है, तो यू विल इशू न्यू शेयर्स वर्थ ₹2 lakhs. फोर्थ, generally a joint stock company hires professionals and specialized managers for handling its complex operations. Now, since they have a large working ecosystem, they have a huge amount of money, so what will they do? They will hire professionals and specialized manager for handling their complicated operations, thus increasing the efficiency. Fifth, the ownership of share is freely transferable in a company. Now when I say freely transferable, that means अगर मैं शेयरहोल्डर था, अब मुझे इस शेयर को नहीं रखना है, I can sell it to anybody. That is known as transfer of share, which acts as an incentive for investors to invest in the company. You can sell them at a higher price. If you bought it ₹100 per share, you can even sell it at ₹150 per share, depending upon the performance of the company. Then the limitations. अब जैसे कुछ फायदे थे, वैसे कुछ नुकसान भी है. पहला है, its formation requires the completion of a large number of procedure and formalities, which makes the procedure lengthy and expensive. इसको शुरू करने के लिए जो प्रोसीजर है वो काफ़ी लंबा है, काफ़ी फॉर्मेलिटीज़ इसमें होती है, पेपर वर्क बहुत ज़्यादा होता है, प्रोसीजर काफ़ी लंबा है और महंगा भी. सेकेंडली, इट लैक्स सीक्रेसी. यहाँ पे किसी भी बात को हम खुफिया नहीं रख सकते बिकॉज ऑफ द मैंडेटरी रिक्वायरमेंट ऑफ सबमिशन ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट इट्स ऑपरेशन टू द रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी. जैसा रजिस्ट्रार ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म्स था, उसी प्रकार से यू हैव रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज. वॉट एवर डिसीजन द कंपनी टेक्स, it has to be submitted, its information has to be passed on to the registrar of companies. Thus, lack of secrecy cannot be maintained. Thirdly, it has an impersonal work environment in which the management and ownership are separated. यहाँ का जो वर्क एनवायरमेंट है वो कैसा है? इम्पर्सनल है. मैनेजमेंट अलग, ओनरशिप अलग. ओनरशिप किसके पास है? शेयर होल्डर्स के पास. मैनेजमेंट किसके हाथ में है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के हाथ. The compensation of the management is not directly affected by the profits of the company, and it is often difficult for the owners to keep a track of all the business operations. कंपनी का जो मैनेजमेंट है, चाहे कंपनी प्रॉफिट करे नुकसान करे, उससे अफेक्ट उसको बिल्कुल नहीं होता है, और इसकी वजह से ओनर्स को, जो शेयर होल्डर्स है, वो बिजनेस को ट्रैक कर पाने में थोड़ा मुश्किल हो जाता है. फोर्थली, मैनी रेगुलेशंस मस्ट बी फॉलोड सच एज ऑडिटिंग ऑफ अकाउंट्स,
voting and filing of reports and documents which restrict the operational freedom. यहाँ पे काम करने की आज़ादी नहीं होती है. Everything has to be recorded, everything has to be kept as a record and be submitted to the register. Okay, and you have to audit your accounts, check your accounts through a CA. Secondly, voting takes place on every decision and all the reports must be filed and documents must be kept ready, and thus by all these things operational freedom is reduced. Fifth, the hierarchy system followed often delays decision making. First understand hierarchy. Hierarchy क्या है? The order of power. You have the top management, the middle management and the bottom management. Top में आपके आ गए board of directors, your chairman, your MD and CEO. मिडिल में आ गए आपके डिपार्टमेंटल मैनेजर्स, चाहे वो सेल्स मैनेजर हो, फाइनेंस मैनेजर हो, HR मैनेजर हो, ये सब लोग. और जो लोअर लेवल उसमें आ गए सुपरवाइजर्स, फोरमैन, वर्कर्स, ये सब. तो एक डिसीजन अगर ऊपर से लिया जा रहा है तो वो पास ऑन होने में काफ़ी समय चला जाता है. सिक्स, अ जॉइंट स्टॉक कंपनी फॉलोज एन ओलिगार्चिक मैनेजमेंट स्टाइल. दैट मीन्स इट इज ओन्ड बाय द शेयरहोल्डर्स whereas its management and control are handled by the board of directors. ओलिगार्चिक मैनेजमेंट स्टाइल क्या है कि ओनर कोई और है, उसको मैनेज कोई और करता है. इसके जो ओनर है वो शेयर होल्डर्स हैं सारे, और इसको मैनेज करने का काम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का है. बोथ आर सेपरेट. मोरोवर्स द ओनर्स हैव लिटिल इन्फ्लुएंस ओवर द कंट्रोल एंड फंक्शंस ऑफ द कंपनी. और एक सबसे बड़ी नेगेटिव चीज़ क्या है कि जितने भी ओनर्स और शेयर होल्डर्स हैं उनका जो कंट्रोल और फंक्शन है कंपनी के मैनेजमेंट पे वो काफ़ी कम रहता है. द BODs become all powerful. And finally, the separation of ownership and management often results in situation of conflict. ये हमेशा देखा गया है कि जब जब ओनरशिप और मैनेजमेंट अलग अलग हुई है तब हमेशा कॉन्फ्लिक्ट की समस्याएं रही. ओके, दैट्स इट फॉर टुडे.